जमीन जायदाद का मामला ऐसा मामला होता है जिसमें लोग 1 इंच के लिए भी एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आज की इस कहानी में मामला 1 इंच का नहीं है, बल्कि 5 बीघे का है। तो ज़रा सोचिए अंजाम क्या हुआ होगा। आज की ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है पटना की, पटना बिहार की। चलिए इस कहानी की एक-एक परत खोलते हैं और आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। चलिए शुरुआत करते हैं। एक परिवार होता है पटना में। उस परिवार में मनोरमा नाम की औरत होती है। इनके पति होते हैं, एक बेटा और 2 बेटी। इनका परिवार तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि इनका जो बेटा था वो मानसिक तौर पे मजबूत नहीं था, मानसिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर था। यानी कि उसे अच्छे में, बुरे में अच्छे से फ़र्क नहीं कर पाता था वो। उसे लगता था कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। प्लस उसके बोलने की शैली में भी थोड़ा-सा गड़बड़ी थी, वो किसी भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता था। मनोरमा को इस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि आखिर अपने बेटे के लिए वो क्या करे कि वो सही हो जाए। आखिर उससे शादी कौन करेगा? क्योंकि बेटा काफ़ी बड़ा था और उसकी शादी की उम्र धीरे-धीरे हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मनोरमा ने सोचा कि उनकी 2 बेटियाँ हैं, पहले इनकी शादी कर लेते हैं, इसके बाद बेटे पे हाथ डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटे के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। जो लड़का मानसिक स्थिति जिसकी सही ना हो, जो मानसिक विकार से ग्रसित हो, उसके लिए कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? यही सोचकर मनोरमा हमेशा टेंशन में रहती थी और अपने पति को भी कहती थी कि कैसे होगा? तो उसके पति कहते थे कि सब विधि का विधान है, ऊपर वाले चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मनोरमा अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती हैं। दोनों बेटियां अपने-अपने ससुराल चली जाती हैं। एक सुखद परिवार उन्हें मिलता है और अपने परिवार में ऊपर-नीचे जो भी व्यवधान चलते हैं वो उसमें व्यस्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर मनोरमा के बेटे की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और शादी का वक़्त आ चुका था। अब बेटे का नाम आलोक, ध्यान रखिएगा कि मैंने नाम थोड़ा परिवर्तित किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आलोक की शादी के लिए रिश्ते खोजे जाने लगे। शुरुआत में कोई भी रिश्ता नहीं पट पा रहा था, क्योंकि हर कोई, जैसे ही पता चल रहा था कि आलोक मानसिक स्थिति सही नहीं है आलोक की, तो वैसे ही लोग अपना रिश्ता लेकर चले जा रहे थे। कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। मनोरमा बहुत परेशान हुई। आखिरकार उन्हें एक रिश्ता ऐसा मिल गया जहाँ पर लोग राज़ी हो गए इस चीज़ को लेकर। लेकिन मनोरमा ये नहीं समझ पा रही थी, उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि वो लोग राज़ी क्यों हुए हैं। एक्चुअली में आलोक का जहाँ रिश्ता तय हुआ था, जो आलोक के ससुराल वाले थे, उनकी नज़र आलोक पे नहीं बल्कि आलोक के ज़मीन जायदाद पे थी। क्योंकि जो मनोरमा और मनोरमा के पति थे, इनके नाम पर 5 बीघे की ज़मीन पटना के एक अच्छे जगह पर थी। पहली ज़मीन, और दूसरी ज़मीन पटना के एक रिहायशी इलाके में इनका फ्लैट था, जिसमें तकरीबन 6 बड़े-बड़े फैमिली रूम थे, जिसको इन्होंने किराए पर उठा रखा था। अब उनकी निगाह सिर्फ इसी पर थी कि आलोक मानसिक तौर पे तो उतना अच्छा है नहीं, तो वो शायद उसके माध्यम से इनका कोई फ़ायदा हो जाए, और यही चीज़ सोचकर ये रिश्ता तय हो जाता है। मनोरमा अभी इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी कि उसके बेटे का जहाँ रिश्ता हो रहा है वो लोग एक्चुअली में बहुत लालची हैं। शादी हो जाती है और फिर बीवी आ जाती है और आलोक उसके साथ रहने लगता है। लेकिन बीवी का जो प्रकोप होता है, या फिर जिसे कह सकते हैं एक नियंत्रण होता है, वो आलोक के ऊपर बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। आलोक जहाँ की अब तक अपनी माँ की सारी बातें सुनता था, मानसिक स्थिति सही ना होने की वजह से उसकी हर चीज़ का ध्यान उसकी माँ मनोरमा रखती थी और वो भी माँ से बहुत दुलार के साथ रहता था। अब धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हो रही थी, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के वश में था। अब जो भी चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर अपनी पत्नी की सुनता था। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई कि वो मनोरमा का यानी अपना घर छोड़कर ज़्यादातर ससुराल में रहने लगा। वहीं पर चीज़ें रहना-वहना सारी चीज़ें। तो जो ससुराल वाले होते हैं आलोक के, वो इस चीज़ को कहते हैं कि आप लोग जो आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको आलोक को ही देना है, वही आपका इकलौता बेटा है। तो फिर एक काम करिए कि कुछ ज़मीन जो है इसकी आप इसके नाम अभी से कर दीजिए, या फिर कुछ ज़मीन बेच दीजिए, उससे कुछ पैसे आएँगे, तो कुछ बिज़नेस शुरू करवा दिया जाएगा, कुछ वगैरह-वगैरह करके। तो मनोरमा और मनोरमा के पति को
ये सुझाव थोड़ा-सा ऊट-पटांग लगता है। उनको लगता है कि उनके ज़मीन के मैटर में, उनके घर के पारिवारिक मैटर में लड़की के घरवाले क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये बात जायज़ है, उन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ ऊट-पटांग लगने लगी। इन लोगों ने मनोरमा अपने रिश्तेदारों से जब बातचीत करती है, तो सब यही सुझाव देते हैं कि उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उन लोगों की निगाह आपकी ज़मीन जायदाद पे है और वो लोग जानते हैं कि आलोक कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो चीज़ आप आलोक को दोगी, वो कहीं न कहीं उन्हीं लोगों को जाकर मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। इस बात पे मनोरमा पूरी तरह से मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को ज़मीन नहीं दूँगी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो उस ज़मीन का दुरुपयोग कर सकता है, जब सही समय आएगा तभी मैं वो ज़मीन उसको दूँगी। ये बात मनोरमा बोली, लेकिन इसका जब सबसे ज़्यादा सख्त विरोध कोई करता था तो वो मनोरमा के पति थे। क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज़मीन का एक टुकड़ा भी आलोक के नाम किया जाए। उन्होंने साफ तौर पे मुँह पे ये बात बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग जो है लालची हो, तुम लोग ज़मीन हड़पना चाहते हो, तुम लोग जायदाद लेना चाहते हो, इसीलिए आलोक को हम लोगों से दूर करके अपने घर पे ज़्यादा रखते हो और साथ ही साथ आलोक के ऊपर तुम लोगों का नियंत्रण भी चल रहा है। जो ज़मीन और जायदाद की बातें कर रहे हो, उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नसीब नहीं होगी। स्वभाव से थोड़े सख्त थे जो है मनोरमा के पति, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। एक दिन मनोरमा के पति को वो बाहर टहलने जाते हैं और टहल के वापस आ रहे होते हैं, तब तक अज्ञात भोर का वक्त होता है, अज्ञात 2-3 लोग आते हैं और एक्सीडेंटली मनोरमा के पति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब जब ये होता है तो चारों तरफ दहशत फैल जाती है, पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। कहीं से पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने करवाया होगा। ये बात थोड़े समय तक केस चलता है, फिर ये एफआईआर लग के केस खत्म। क्योंकि पुलिस को कोई सबूत, कोई सुराग ही नहीं मिल पाता कि आखिर किसने हत्या की होगी और मनोरमा उस सदमे में थी कि वो इस चीज़ को बोल ही नहीं पा रही थी, किसी के ऊपर अपना डाउट नहीं कर पा रही थी कि नहीं हो सकता है उसी ने ऐसा करवाया हो, उसने ऐसा किया हो। तो ये स्थिति वहाँ पे खत्म हो गई। अब इस वाक्यांश को बीते लगभग 4 साल हो चुके थे और जैसे ही पति की मौत होती है, तो मनोरमा को लोग सलाह देते हैं कि आप अब यहाँ मत रहिए, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आप यहाँ से चली जाइए। तो मनोरमा अपना जो पैतृक घर होता है, उसे छोड़कर और उस रईस वाला जो इलाका, रईसी इलाका होता है, जहाँ इनका फ्लैट होता है 6 कमरे वाला, वहाँ आ जाती हैं और एक फ्लैट खाली करवाती हैं। एक कमरा जो होता है उसे खाली करवाती हैं, उसमें स्वतः रहने लगती हैं और जो 5 कमरा होता है, उसमें किराएदार रहते हैं। अब मनोरमा थोड़ा-सा चैन से वहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बेटा तो अपने ससुराल में ही रहता था, तो उससे कोई मतलब नहीं था। जो इनकी दोनों बेटियाँ थीं, वो बीच-बीच में आया करती थीं, माँ से मिलती थीं और चली जाती थीं। इधर जो आलोक के ससुराल वाले थे, उन्हें इस चीज़ का डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मनोरमा अपनी ज़मीन जायदाद सब अपनी बेटियों को दे दे। अब जो आलोक का एक साढ़ू था, उसकी बहुत बुरी निगाह उस 5 बीघे ज़मीन पर थी। वो किसी भी तरह करके वो 5 बीघे ज़मीन को लेना ही चाहता था। वो चाहता था कि बस ये ज़मीन मिल जाए, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर सके। इसके लिए उसने 1-2 बार मनोरमा के सामने बोला भी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। अब वो समझ चुका था कि मनोरमा के रहते चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसे कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर मनोरमा मर जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसकी संपत्ति जो है उसके बेटे को मिल जाएगी। अब यही सोचकर वो जो आलोक का साढ़ू होता है, वो शूटर्स हायर करता है 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए में शूटर्स को हायर करके उनको मनोरमा का घर, फ़ोटो सारा चीज़ दिखा देता है, बोलता है कि इसको मारना है। वो 3 लाख रुपए वहाँ पे आँख बंद करके खर्च कर देता है, क्योंकि उसकी निगाह 5 बीघे ज़मीन पे थी। इसके बाद वो जो शूटर्स होते हैं, वो एक दिन पहुँचते हैं अचानक से, सुबह का वक़्त होता है और सीधे मनोरमा के उस फ्लैट पे पहुँचते हैं। घर का दरवाज़ा खोलते हैं, मेन गेट खोल के अंदर पहुँचते हैं, मनोरमा के रूम में पहुँचते हैं। मनोरमा वहाँ बैठी होती है, वो कुछ समझ पाती है, इससे पहले ये गोली मारकर ऑन द स्पॉट मनोरमा की हत्या कर देते हैं और तुरंत वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। आस-पास के लोग जो किराएदार होते हैं, वो सब लोग वहाँ जुटते हैं। मनोरमा को अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर
अस्पताल पहुंचने से पहले ही मनोरमा अपना दम तोड़ चुकी होती हैं। अब देखा जाए तो किसने किसकी हत्या करवाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ें निकल कर सामने आई। और ध्यान रखिएगा कि जो नाम मैंने बताया है वो नाम मैंने परिवर्तित कर रखा है, इसलिए आप किसी और के साथ इस कहानी को मत जोड़िएगा। अगर आप पटना में रहने वाले हैं तो आपको इस घटना के बारे में पता होगा। अगर आप इस घटना के आस-पास के हैं तो आपको पता होगा और ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा काम ये होता है कि हर कहानी में हम पात्र वही रहते हैं, लेकिन उनका नाम परिवर्तित कर देते हैं, ताकि उनके परिवार पे भविष्य में कोई अस्मित ना पड़े, कोई आँच ना आए, कोई डिफेमेशन ना हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मनोरमा की हत्या कर दी जाती है और हर कोई सोचने पर विवश हो जाता है कि ज़मीन के लालच में इंसान ये भी नहीं सोच पाता कि एक 60 साल की मनोरमा, जो अपने बेटे से भी दूर हो चुकी थी, बहू तो कभी उसकी थी ही नहीं, अपनी बेटियों से भी दूर ही रहती थी, अकेले अपना जीवन बसर कर रही थी। अभी वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जितना भी है और भी जी सकती थी। लेकिन इन दुष्ट लोगों ने जान ले ली एक ज़मीन के चक्कर में। पुलिस तफ्तीश करती है और जो दोनों बेटियां होती हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं इस बात का कि आलोक के ससुराल वालों ने ही ऐसा किया है। तो आलोक के ससुराल वालों को से पूछताछ की जाती है, पुलिस को संशय भी होता है कि कुछ डाउट है। जैसे ही सख्ती बरतते हैं फिर ये लोग टूट जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही साजिश के तहत मनोरमा की हत्या करवाई है और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अब केस चलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यही थी आज की घटना। अब कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।